एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था और इसी कारण वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसके पास न कोई सहारा था, न ही जमीन जायदाद। बस एक छोटी सी झोपड़ी में वो अपनी जिंदगी बिता रहा था। गांव के मुखिया हरिवंश राय एक बहुत ही दयालु इंसान थे। उन्होंने रघु की दयनीय हालत देखकर उस पर तरस खाया और उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। इतना ही नहीं, रहने के लिए उसे एक अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया और रघु जवान हो गया। आज भी वो मुखिया के घर काम करता था और मुखिया को उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन मुखिया ने रघु से कहा, रघु बेटा, अब तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तेरी उम्र हो चुकी है। अगर तेरी घरवाली आ जाएगी तो आधा काम वही संभाल लेगी, घर द्वार भी देख लेगी और तेरे खाने पीने का भी ध्यान रखेगी। मेरी तो उम्र ढल चुकी है, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। बस यही चाहता हूं कि तेरी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए ताकि मैं तुझको लेकर निश्चिंत हो सकूं। मुखिया जी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप ही तो मेरे लिए सब कुछ हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने ही माँ बाप की कमी पूरी की है। मेरे लिए तो आप भगवान से कम नहीं हैं। आप जो भी फैसला करेंगे वो मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही होगा। ठीक है रघु बेटा, मेरी नजर में तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। शादी का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। ये सारी बातें मुखिया का बेटा आदित्य छुपकर सुन रहा था और फिर अचानक गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारा नौकर है, उस पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? कल को सिर पर चढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? जुबान संभाल कर बात कर आदित्य। वो मेरे लिए बेटे जैसा है। जब मैं बीमार था तब तुम कहां थे? दिन रात मेरी सेवा रघु ने की थी और आज तुम मुझसे उसका हिसाब मांग रहे हो। अगर आपने मुझे नहीं संभाला तो मैं रघु को भी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। सही वक्त आने पर मैं उसे और आपको सब्र सिखाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद मुखिया ने रघु की शादी भावना नाम की एक नेक दिल लड़की से करा दी। रघु बहुत खुश था और अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई है। मेरे मालिक मेरे लिए भगवान जैसे हैं, उनका मान जरूर रखना। हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें अपने पिता समान मानूंगी। एक दिन आदित्य ने अपने पिता से 20,000 रुपए मांगे। क्यों? तुमने इतने पैसों का करना क्या है? आदित्य ने कहा कि वो वजह नहीं बता सकता। मुखिया समझ गए कि उसे जुए और शराब के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। फिर देख लेना, आपने रघु की शादी पर लाखों उड़ाए और अपने बेटे को कुछ भी नहीं दे रहे। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूं और वो रघु तुम्हारा अपना सगा बेटा है। अगले ही दिन मुखिया की तिजोरी से 1 लाख रुपए चोरी हो गए। जब पूछताछ हुई तो आदित्य ने इल्जाम रघु पर लगा दिया। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपने उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा किया। अब पता चला आपको उस इंसान की असलियत। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। जाओ, तुरंत रघु को बुला कर लाओ, मैं उससे खुद बात करूंगा। मंगल तुरंत गया और रघु को बुलाकर ले आया। रघु बेटा, मेरी तिजोरी से 20,000 रुपए चोरी हुए हैं और ये इल्जाम तेरे ऊपर लगा रहा है। क्या ये सच है? नहीं मालिक, आप मेरे पिता समान हैं। आपने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, तो तिजोरी के चाबियां तुम्हारे पास ही होती हैं, फिर और कोई चोरी कर ही नहीं सकता। अब बहाने मत बनाओ, मान लो कि चोरी तुमने ही की है, वरना मैं तुम्हारी चोरी के सबूत दे दूंगा। तुम्हारे पास अगर सबूत है तो मुझे सबूत ला कर दो,
फिर ही कोई फैसला होगा। ठीक है, चलो रघु, मेरे साथ तुम्हारे घर। वहीं जाकर अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रघु मुखिया के बेटे आदित्य को अपने घर ले गया। ये लो छोटे मालिक, यही मेरा घर है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है। आदित्य सीधे रघु की अलमारी के पास गया। उसने अलमारी खोली और वहां से पैसों का गड्ढा निकालकर रघु को दिखाया। फिर बिना कुछ कहे रघु को पकड़कर मुखिया जी के पास ले गया। पिताजी, आपको कहा था ना कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। देखो, ये पैसे इसी इंसान के घर से ही मिले हैं, रघु की आंखों के सामने ही। रघु बेटा, ये सच है क्या? ये आदित्य सच बोल रहा है क्या? मैंने कुछ नहीं किया मालिक। मुझे नहीं पता कि मेरे घर में पैसे कैसे आए। यही चोर है पिताजी। अभी पुलिस को बुलाएं और इसे पुलिस के हवाले करें ताकि इसे समझ आए कि जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उसी के साथ धोखा कैसे करते हैं। मुखिया रोक लेते हैं। वे कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप रघु की ओर देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। रघु दिल टूटे हुए अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैंने अपने भगवान जैसे मालिक का दिल दुखा दिया है। मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं, आप ऐसा मत सोचें। मुझे पता है आप बेगुनाह है। ये किसी की साजिश है। रघु काम की तलाश में निकलता है, लेकिन गांव वाले उसे चोर कहकर काम देने से इनकार कर देते हैं। राजू भैया, मेरे पास काम नहीं है। कृपा करके मुझे काम पर रख लो। मैं बेरोजगार हूँ। जा, कहीं और काम देख। लोगों के घरों में चोरी करते हो। मैं किसी चोर को अपने पास काम पर क्यों रखूं? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? रघु बेचारा राजू की बात सुनकर परेशानी में वहां से चला जाता है। रघु सेठ पृथ्वीराज के घर के आगे से गुजर रहा था कि सेठ पृथ्वीराज ने रघु को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। अरे रघु, यहाँ आ। जी सेठ साहब, आपने मुझे बुलाया। सब ठीक तो है ना? हाँ रघु, सब ठीक है। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास काम नहीं है, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास काम पर आ जाओ और जितनी पगार मुखिया तुम्हें देता था उतनी ही मैं भी दूंगा, ठीक है? वाकई सेठ साहब, आप सच कह रहे हैं। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। भगवान आपको बहुत दे। सेठ पृथ्वीराज मुखिया के बहुत अच्छे दोस्त थे। सेठ पृथ्वीराज ने रघु को मुखिया के कहने पर ही काम पर रखा ताकि रघु के घर का निजाम चलता रहे। रघु सेठ पृथ्वीराज के यहाँ काम करता रहा और सेठ पृथ्वीराज को भी रघु का काम बहुत पसंद आने लगा। वो रघु से बहुत खुश थे। उधर कुछ दिन बाद आदित्य को पता चलता है कि रघु सेठ पृथ्वीराज के यहाँ काम कर रहा है और मंगल के साथ साजिश बनाना शुरू कर देता है। मंगल, रघु को सेठ पृथ्वीराज ने अपने पास काम पर रख लिया है, लेकिन मैं रघु को वहां भी नहीं रहने देना। इसलिए पहले की तरह जैसे हमने तिजोरी से पैसे निकालकर रघु के घर रख दिए थे, वैसे ही सेठ पृथ्वीराज के घर से उसकी बीवी का हार चोरी करके रघु के घर रख देंगे और इल्जाम रघु पर लगा देंगे। ये सारी बातें मुखिया सुन लेते हैं और गुस्से में बोलने लगते हैं। तुमने चोरी की और इल्जाम रघु पर लगाया और उसे यहां से निकलवा दिया, और अब तुम उसके खिलाफ एक और साजिश रच रहे हो। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब मैं ही पुलिस को बुलाऊंगा, पूरे गांव वालों को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा और रघु बेचारे का सच सब गांव वालों को बता दूंगा। अगले दिन मुखिया गांव वालों के सामने सच बताते हैं। वे कहते हैं, गांव वालों, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे घर में जो चोरी हुई थी वो रघु ने नहीं की थी, बल्कि मेरे बेटे ने की थी।
इसलिए मैं रघु से माफी मांगता हूँ और आदित्य को सजा के तौर पर पुलिस के हवाले करता हूँ। रघु और उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार सच सामने आ गया। रघु की सच्चाई साबित होने पर मुखिया उसे अपनी 10 एकड़ जमीन दे देते हैं ताकि वो कभी किसी पर निर्भर न रहे। आदित्य और उसका नौकर पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं। ईमानदारी, प्रेम और शराफत की जीत होती है। रघु की सच्चाई और अच्छाई ने आखिरकार न्याय पाया और आदित्य जैसे स्वार्थी व्यक्ति को उसके कृत्यों की सजा मिली। और अगर आपको हमारी आज की ये सबक आमूज कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। धन्यवाद।